हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 150 देखेंगे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सिलेक्शन, उसकी डेटा बैंक। वो पहले तो देखेंगे कि वो क्या होता है, कैसे होता है, फिर उसके बारे में देखेंगे, सेक्शन को भी समझेंगे। आज आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में और नई नई चीज़ें पता चलेगी। हमने 149 तो पहले ही बहुत ही डिटेल में पढ़ ही लिया था। 150 सेक्शन इतना ज़्यादा उसके जितना कंपैरेटिवली इम्पोर्टेंस में नहीं आता है, बट अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में समझना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ऑफकोर्स अगर आप कभी ये सोचो कि अगर मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, अगर सोचो तो कैसे करना होगा, क्या होगा, इसकी प्रोसेस भी इसमें बताई गई है। अगर आपको इसके बारे में सिर्फ जानना भी है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कुछ एग्जाम होता है क्या, अरे इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं तो इसकी इंडिपेंडेंस चेक कौन करता है भाई साहब, ऐसे कुछ तो भी आपको दिमाग में ख्याल होंगे, तो वो आएंगे। तो देखते हैं, चलो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करता हूँ। पहले एक बार सेक्शन का नाम बोल देते हैं। सेक्शन 150 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब सेलेक्ट कैसे करते उसका मैनर और उनकी डेटा बैंक। डेटा बैंक क्या होता है, अब मान लो डेटा बैंक, ये मान लो इंफॉर्मेशन की एक जगह, इसको बोलते हैं अपन डेटा बैंक, डीबी। अब ये 1000 लोग हैं, इतने सारे, आपको इनमें से कौन चूज करना है। अगर आपको इनमें से किसी एक बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है, सब इंडिपेंडेंट है, बट किसे बनाए भाई साहब, तो भाई साहब कोई तो एक बंदा होना चाहिए, कोई तो एक बंदा होना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसके पास क्या होता है, इन लोगों का, एक मिनट, इन लोगों का डेटा, क्या डेटा, डेटा बैंक मतलब ऐसी बैंक, ऐसी जगह जहाँ पे डेटा है। ओके, तो इन लोगों का डेटा वहाँ पे होगा। अब ये हमारी कंपनी है, यहाँ से जाएगी, यहाँ पे देखेगी अच्छा ये बंदे का इतना क्वालिफिकेशन है, अच्छा ये बंदे का ऐसा है वैसा, बहुत सारी चीज़ें देखेगी। उसके हिसाब से इनमें से चलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 खेल खेल के अपना जो भी करेगी, हाँ ये वाला बंदा है, मेरे को ये चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल के। फिर इनके थ्रू वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऑफकोर्स अगर आप अपना डेटा दे रहे हो तो डेटा बैंक में आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे। अब उसके हिसाब से कंपनी कॉल करेगी और अपने काम करेगी। आप बाकी का तो समझ ही जाओगे कैसे, आप ये तो बेसिक आपको पता होना चाहिए था। अब कैसे कॉन्टैक्ट करेगी, अभी जो नंबर दिया है वो ईमेल आईडी वॉट एवर द केस में भी, बट आपको समझा होगा कि हर एक बंदे से जाके तो अरे हमारी कंपनी में आओगे क्या, अरे हमारी कंपनी में आओगे क्या, अरे कोई तो एक जगह होनी चाहिए कि हाँ ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, ये सारे एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो ऐसे मिलती है, समझे। क्योंकि डायरेक्टर चाहिए तो आप कैसे भी ले सकते हो, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए तो भाई साहब इतना सारा प्रोसेस करना पड़ता है हमें, है कि नहीं। हाँ कि नहीं, 149 देखा था ना, 149(6) वगैरह, इतने सारे उसके झमेले होते हैं। और क्यों इंडिपेंडेंट चाहिए वो भी मैंने बताया था, क्योंकि डायरेक्टर्स अपना कंपनी का मतलब अपना अपना भला देखेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका कंपनी में इंटरेस्ट नहीं होता, उनका पूरे ओवरऑल इसमें शेयर होल्डर्स का देखना वो सब होता है। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपको ये निकालना है तो बाद में निकाल लेना, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लोगे तो। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 149(6). 149(6) बोला मैंने इसलिए अब भी हाईलाइट किया था। आपको पीडीएफ चाहिए, उसका डिटेल में देखना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे मैंने सारे पीडीएफ डाले हुए हैं नोट्स के साथ, हैंड रिटन और बेयर लॉ। 149(6) इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर independence of the independent director. Independent director may be selected from data bank containing name, address, qualification of person who are eligible and willing to act as independent director. Okay, इससे आगे जाते हैं, सुनो। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी कहाँ से सेलेक्ट कर सकती है, डेटा बैंक से। डेटा बैंक में क्या होगा, उनका नाम, पता, क्वालिफिकेशन। भाई साहब पढ़े लिखे भी होने चाहिए ना, किसी को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो नहीं बता सकते, बट क्या कौन से पर्सन हु आर एलिजिबल एंड विलिंग। भैया वो एलिजिबल तो है बट उसको आपकी कंपनी में काम करने की इच्छा ही नहीं, तो चलेगा क्या, नहीं। तो विलिंग मतलब ऐसे पर्सन जो चाहते हैं कि मैं किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम करूं, जो एलिजिबल है और जो चाहते हैं, उनकी डेटा बैंक होती है। कौन मेंटेन करता है, आप ध्यान देना, मेंटेन्ड बाय बॉडी, इंस्टीट्यूट, एसोसिएशन। कोई बॉडी, कोई इंस्टीट्यूट, कोई एसोसिएशन मेंटेन करता है, एज में बी नोटिफाइड बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, हैविंग एक्सपर्टीज इन क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सच डेटा बैंक। लेकिन कौन सी बॉडी, कौन सी इंस्टीट्यूट, कौन सा एसोसिएशन जिसके पास एक्सपर्टीज हो इस टाइप का डेटा बैंक मेंटेन करने का। भैया किसी को भी तो नहीं दे सकते
ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला काम है, क्योंकि गफला नहीं होना चाहिए। आप बोल रहे हो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और दे रहा हो कोई भी डायरेक्टर, आप नहीं चलेगा। एंड पुट ऑन देयर वेबसाइट फॉर द यूज ऑफ कंपनी मेकिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर। मतलब कोई भी ऐसा है जिसके पास एक्सपर्टीज है क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक का, और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे वो कंपनी के लिए डाला हुआ है सारा डेटा बैंक। ओके, क्योंकि भाई सब कंपनी के हर बार ऐसे तो नहीं जाएगी, कहीं से तो भी एक्सेस तो करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो की बात आ रही है भाई साहब। फर्स्ट प्रोविजो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस। ये वाले पॉइंट को मैं येलो से हाईलाइट करता हूँ, आप करो मत करो डजेंट मैटर, बट ध्यान देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है कि उसकी मतलब वो डिटेल में उसकी इंफॉर्मेशन निकालना कि भाई साहब ये इनके पास तो डेटा है, बट क्या ये बंदा एक्चुअल में हमारे लिए सही है, क्या इसने कभी आज तक गफले नहीं करे वाले कुछ भी, वॉट एवर द केस में भी। तो ड्यू डिलिजेंस एकदम डिटेल में उसकी डिटेल निकालना, डिटेल में डिटेल निकालना, ये क्या बोल रहे हो सर? तो ड्यू डिलिजेंस सिंपली बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन निकालना उस बंदे की, बैकग्राउंड चेक वगैरह जो बोलते हैं ना, वो वाला। मैं जानबूझ के बोल रहा था, आपको अगर समझ गया इतने में तो ग्रेट, अभी मैंने लास्ट में वर्ड दिए। बिफोर सेलेक्टिंग पर्सन फ्रॉम डेटा बैंक रेफर्ड टू एज अबव एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल लाई विद कंपनी मेकिंग सच अपॉइंटमेंट। अब ये देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई साहब वो बंदे का जो भी बैकग्राउंड चेक वगैरह की इंफॉर्मेशन है ना, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको अपॉइंट किया, बाद में पता चला भाई के नाम पे 5 मर्डर है, अंडरवर्ल्ड में काम करता था। अरे कंपनी, तुम देखो ना यार, उन्होंने तुम्हारे लिए डेटा कलेक्ट करके दिया है, वो इंडिपेंडेंट है, अब वो एथिकल है नहीं है वो तो तुमको देखना पड़ेगा ना। आप बोल रहे हो 6 महीने की सजा होने के बाद, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन वाला वीडियो तो हमने देखा ही है सर। ओके 164, 6 महीने से ज़्यादा हुआ है तो आप 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकते इम्प्रिजनमेंट होने के बाद में। लेकिन भाई साहब ये 3-3 महीने के, जो 3-3 महीने के लिए जेल जाके आ रहा है भाई साहब एक बंदा, क्या आपको कंपनी में ऐसे बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेना है? शायद नहीं। ओके, सेकेंड वाला, द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव्ड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग एज प्रोवाइडेड इन दिस। अब याद है 152(2) में जैसा बोला गया था वैसे अप्रूवल करना है। एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट annexed to the notice of general meeting called to consider the said appointment shall indicate the justification for choosing the appointee as for appointment as independent director। भाई साहब दो ही चीज़ें कि 152(2) में जैसा बोला गया है उसी प्रकार से आपको जब बोर्ड उस बंदे को अपॉइंट करता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जैसे बोर्ड अपॉइंट करता है, जनरल मीटिंग में उसको बिठाना है। भाई साहब ये बंदा है, इसका चेहरा हमने सजा के आपके सामने रखा है, देखो चाहिए कि नहीं। वो बोले कि सिर्फ सजा के मत दो चेहरा, हमको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बोलो क्यों, काय को दे रहे हैं बंदे को हम, तुम ऐसे क्यों दे रहे हो यार बताओ। तो ये सारे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो मालूम ही होगा आपको। तो इसमें डिटेल्स देनी कि भाई आप इस बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कर रहे हो, बाकी भी तो लाइन में, इसको ही क्यों, रीजन दो, खत्म बात। देखो अगला पॉइंट, द डेटा बैंक रेफर टू इन दिस ऊपर जो दिया है, shall create and maintain data of person willing to act as independent director in accordance with rules as may prescribed। मतलब डेटा बैंक ने क्या करना है, उन्होंने डेटा कलेक्ट करना है जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, बट कैसे, रूल में दिया है। देखेंगे अपने पास रूल में हैंड रिटन नोट्स है। द सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द मैनर एंड प्रोसीजर of selection of independent director who fulfill the qualification and requirement। ओके बस अभी वो मैनर और प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, रूल्स में दिया गया। कौन से रूल्स भाई साहब? सर क्या निकाल रहा हूँ, टेंशन ना लो, अब डायरेक्टली एकदम सर यही तो चाहिए, हैंड रिटन नोट्स दे दो बस, याद रखने में यही चाहिए। ओके अब ध्यान देना, सबसे पहला सबसेक्शन 1 में हमने देखा था। सर एक मिनट फिर से मत बताओ ना यार, पूरा ध्यान दो, ये रूल्स को मैंने इनकॉर्पोरेट करके बनाया है। ओके ध्यान देना। आईडी में बी सेलेक्टेड फ्रॉम डेटा बैंक। अब डेटा बैंक में क्या होता है, नेम एड्रेस क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन, वो हमने ऊपर पढ़ा था। मेंटेन्ड बाय IICA। अब हमने बोला ना बॉडी इंस्टीट्यूट कौन, तो IICA जो हरियाणा में है, मानेसर करके जो एरिया है वहाँ पे IICA क्या है, जो डेटा बैंक मेंटेन करने वाली इंस्टीट्यूट है। IICA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या IICA मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। प्रोवाइडेड दैट, वो हमने जो देखा था अभी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यू डिलीजेंस, DD का मतलब है ड्यू डिलीजेंस,
एक्सरसाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल लाई विद कंपनी। उस बंदे के ऊपर ड्यू डिलिजेंस कौन करेगा? कंपनी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कंपनी। दैट इज इट मेरे दोस्त। अपॉइंटमेंट कैसे होना चाहिए? जनरल मीटिंग में अप्रूव्ड, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अब देखो रूल 6 कंप्लायंस। अभी रूल 6 नीचे भी दिया है, सारा पूरा जो भी कंटेंट है ना वो इधर नीचे दिए वाला है, तो टेंशन मत लो, रूल याद करने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपको जानना है कि कौन से रूल में दिया है तो जानने के लिए ठीक है, इसको याद नहीं करना। आपको क्या याद करना है? कंटेंट। अगर हाँ, डेटा बैंक कौन से इंस्टीट्यूट मेंटेन करती है? अरे वो IICA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अच्छा वो देखो, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कुछ प्रॉब्लम निकली तो जो ड्यू डिलिजेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी थी? अरे कंपनी की थी। डेटा बैंक में क्या आता है भाई? जनरल इन्फॉर्मेशन, वो बंदे की क्वालिफिकेशन वगैरह, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, सिंपल। और वही दूसरा, जनरल मीटिंग में अप्रूव करना चाहिए। सीजी में प्रिस्क्राइब मैनर एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन, देखो नीचे। अब हो सर, ये दिखने में बहुत मस्त लग रहा है। ऑफ कोर्स दिखने में मस्त है, याद करने में और मस्त है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। रूल 6, ये बंदा कौन होगा? सोचो, हमने बोला था ना किसी को अपॉइंट करना होगा तो मतलब कोई तो कुछ होगा ना। अगर मैं किसी भी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? डेटा बैंक में अपना नाम दर्ज करूँगा। डेटा बैंक कौन मेंटेन करता है? IICA। तो मैं किसके पास अपनी एप्लीकेशन दूंगा? IICA। तो ये हूँ मैं, आपके ये मयूर भैया, मयूर सर, वॉट एवर द केस में, ये मैं हूँ। चलो सर ही लिख देते हैं। एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन डेटा बैंक, मतलब आपका नाम डेटा बैंक में डालने के लिए एप्लीकेशन। ये लो भाई साहब, IICA में दे दी। अब आगे बढ़ने से पहले पूरा ऐसे है, पर ध्यान देना, फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, फॉर 5 ईयर और फॉर लाइफ टाइम। आपकी मर्जी है, आपको 1 साल के लिए नाम डालना है। वैसे रहता ना, 1 साल की फीस पे करता हूँ, अब 1 साल खत्म हो गया, मैं फिर से रिन्यू करूंगा अपना नाम फीस पे करके। वैसा ही सेम 5 साल के लिए मुझे नाम लिख, मेरा नाम वो डेटा बैंक में डाल दो, इतनी इतनी फीस ले लो, 5 साल हुए फिर से रिन्यू करूंगा। नहीं तो मैं, भाई साहब मैं मालदार पार्टी, ये लो बंडल बंडल और मेरा नाम लाइफ टाइम के लिए डाल दो। मैं ये सब चिल्लर चाले नहीं करूंगा, मेरे को लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है। चलता है, लेकिन अगला ध्यान देना, renewal till he acts as ID within 30 days from expiry of period, failing which name shall be removed। अब थोड़ा ऊपर आते हैं, ये हूं मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए हूं। अब 1 ईयर इलैप्स हो गया, यहाँ पे इलैप्स हो चुका है 1 ईयर, तो समझ ही जाओगे ये 1 ईयर हो चुका है, 1 ईयर हो गया। अब इसके आगे रिन्यू करना है मुझे नाम विद इन 30 डेज। देखो वहां पे भी लिखा है, किधर गया वो? विद इन 30 डेज फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ पीरियड, मतलब ये 1 साल मेरा खत्म हो गया मेरे नाम का, अब रिन्यू 30 दिनों के अंदर करना है। नहीं किया तो चलो हिंदी में लिख दे, नहीं किया तो नेम रिमूव्ड। सिंपल भाई साहब, गॉट इट। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। आगे देखो, अभी नेम एडेड, ये IICA बोली तू मेरा दोस्त है, तूने मेरे को पैसे दिए, तूने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, अब मैं तेरा नाम अपनी डेटा बैंक में डालूंगा। नेम एडेड, अगर आपको यहाँ पे लिखना होगा तो क्या लिखोगे? इन डेटा बैंक। ऑफ कोर्स वो डेटा बैंक में ही जाएगा, बट मैंने लिखा नहीं तो आप लिख सकते हो अगर आपकी मर्जी। तो आपको PDF जैसा पहले दिख रहा था वैसा मिलेगा, ये रिटर्न वाला नहीं मिलने वाला। ओके, मतलब जो अभी मैं लिख रहा हूँ आपको लिखना पड़ेगा भाई साहब, कुछ मेहनत करो। अब विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, नाउ देयर इज अ कैच। सुनो सुनो सुनो, मतलब मैंने पैसे दे दिए, मैंने अपना नाम दर्ज करवा लिया, बस हो गया? ना मुन्ना ना, तुम ऐसे कैसे आ गए? तुम्हें एक टेस्ट पास करनी पड़ेगी। अरे तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहे हो, तुमको कंपनीज एक्ट के बारे में घंटा मालूम है, तुम्हें कुछ मालूम नहीं कंपनी का कैसे, कुछ नहीं, और तुम चले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन। अरे तुम्हें पता नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल क्या है? कुछ तो करना पड़ेगा। मैं सब नेम ऐड होने के बाद विद इन 2 ईयर्स, ध्यान देना, पर्सन शैल पास ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ऑफ IICA
अगर फेल हो गए तो नाम हट जाएगा। अब टेस्ट के बारे में डिटेल्स देखते हैं, डोंट वरी, बट सुनो क्या बोला मैंने कि अगर आपने IICA की ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, ASSMT मतलब असेसमेंट मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो करना ही पड़ेगा। पास हो गए तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन चुके हो, पास हो गए मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन चुके हो। इफ नॉट तो भाई साहब आपका नाम हट गया, निकलो निकलो निकलो। ओके समझे, गॉट माई पॉइंट। ओके अब आगे ध्यान देना, ID shall submit declaration of compliance of above provision along with the declaration of independence। जब आप declaration of independence देते हो तो आपने ये प्रोविजन कंप्लाई किए थे, इसका भी डिक्लेरेशन देना है, बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। और मेरा एक पॉइंट है, मैंने पहले सही से बोला नहीं होगा, ये 2 साल के अंदर टेस्ट पास हुई उसके बाद से आप एक्ट कर सकते हो एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब वो 1 ईयर वो 5 ईयर वो कब से काउंट करेंगे, जब आप टेस्ट पास करते हो। भाई साहब मैं टेस्ट ही पास नहीं किया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे बनोगे आप? ठीक है, तो टेस्ट पास करने के बाद से आपका पीरियड काउंट होगा। गॉट माई पॉइंट? ओके, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, मतलब 2 साल है, मैंने 1 साल के लिए पैसे भरे, मेरा नाम उसमें, मैंने टेस्ट पास करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं। ओके हो सकता है ना, तो बाद में आता है। चलो अब यहाँ पे हमने कुछ *2 मार्क किया था, दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये देखो नीचे देखो, कोई तो भी है हमारे पास लिखा हुआ, ये यहाँ पे लिखा हुआ। ओके ध्यान देना, एक्सप्लेनेशन। अब बोलोगे आप, मुझे बोलोगे सर आपने बोला इन्फॉर्मेशन दोगे, इन्फॉर्मेशन पूरा, अब टेस्ट पासिंग परसेंटेज कितना है, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, ये तो बताना पड़ेगा। तो सुनो, कम से कम 50% आपको लाने पड़ेंगे। अरे अपने नॉर्मल एग्जाम अपने जो होते हैं CA CS CMA के 50% ही है। नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट सर, हमारे इसमें रजिस्ट्रेशन के इतने ही मिलते हैं एक बार में, इसमें कितने भी दे दो, अरे जितने देने, अरे हर रोज एग्जाम दे दो, चलो नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ओके सर, मतलब ऑनलाइन है ना भाई साहब एग्जाम, तो कैसे लेंगे इतने सारे पैसे? ओके नोटिफिकेशन पढ़ ही लेता है बाकी डिटेल देखने से पहले। चलो नोटिफिकेशन में क्या बोला था, सेक्शन 150 सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगता। गॉट माय पॉइंट, सेक्शन 8 कंपनी पे ये 150 वाला नहीं लगेगा, ये सारा करने की जरूरत नहीं। ओके नेम रिमूव, भाई साहब आपका नाम रिमूव हो गया, मैंने, मेरी कोई गलती नहीं थी भाई साहब, मेरा नाम रिमूव हो गया। क्या हुआ? रिमूव हो गया आपकी डेटा बैंक से। तो सुनो ये देखो मैं रो रहा हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ रिन्यूअल के लिए? अरे यार रिन्यू कर दो ना यार मेरा नाम, मेरी क्या गलती हो चुकी है? तो सुनो, फीस आप 1000 रुपीज़ दे दोगे अगर नाम हट गया, मान लो मेरे एग्जाम देना छूट गया, मैं एग्जाम देना भूल गया, या फिर मेरा रिन्यूअल पीरियड था मैंने रिन्यू नहीं किया, वट एवर द रीजन में भी मेरा हट चुका, तो आपको 1000 रुपये की फीस देके आपका नाम फिर से आपको डेटा बैंक में डाल सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन। क्या क्या कंडीशन? जस्ट अ सेकेंड, मुझे माथा नहीं चमकाना है लेक्चर में। मस्ट पास द टेस्ट, कौन सी टेस्ट? ऑनलाइन वाली, एंड रेस्टोरेशन शैल बी वैलिड फॉर ओरिजिनल पीरियड एंड फॉर 1 ईयर। ओके आगे पढ़ने से पहले सुनो, आपका रेस्टोरेशन कितना रहेगा? मान लो मेरा 1 साल का रेस्टोरेशन था, 2 महीने के बाद मेरा नाम हट गया लिस्ट में से, अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो? तो क्या करना पड़ेगा, ये लो भाई साहब पैसे, वरना एक दूसरा एग्जाम्पल है, तो 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन था, 2 साल के अंदर टेस्ट पास नहीं किए, 5 साल का रजिस्ट्रेशन था, 2 साल के अंदर टेस्ट पास करनी थी, मैंने की नहीं, अब टेस्ट पास नहीं की भाई साहब, तो आपका नाम हट जाएगा। लेकिन अगर आपने टेस्ट पास कर दी है तो वापस आ जाएगा। ओके टेस्ट पास करनी पड़ेगी, तो 1000 रुपये का 1000 रुपये देने हैं, टेस्ट पास करनी है। अब 1 साल के बाद वो कितना पीरियड बचा उतने के लिए आपको मिलेगा, एंड फॉर 1 ईयर हिज नेम शैल बी शोन इन सेपरेट कैटेगरी। अगले 1 साल के लिए आपका नाम क्या एक सेपरेट कैटेगरी में दिया जाएगा। मतलब अरे भाई साहब कुछ तो गड़बड़ होगी ना, कि आपने ऐसे कुछ तो भी किया, आपका नाम अब अलग कैटेगरी में लिखा जाएगा कि ये देखो ये भाई साहब ऐसा बंदा, इसको हमने हटाया था वापस से रिन्यू किया है, ऐसे कल। ओके विद इन 1 ईयर फ्रॉम रेस्टोरेशन इफ ही फेल्स टू पास द टेस्ट देन फ्रेश एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इज रिक्वायर्ड। भाई साहब आपका हमने नाम रिस्टोर कर दिया, आपका नाम रिस्टोर कर दिया, लेकिन उसके 1 साल में देखो आपका नाम 1000 रुपये में रिस्टोर कर देंगे, लेकिन उसके 1 साल के अंदर आपको टेस्ट पास करनी पड़ेगी। मैंने 2 साल में टेस्ट पास नहीं किए, मेरा नाम हट गया, मैंने 1000 रुपये दिए, 1 साल का टाइम है भाई साहब, टेस्ट पास कर दो, नाम रिमूव हो जाएगा, टेस्ट पास कर दो। आपने बोला
आगे ऐसे मैं नहीं करने वाला। आप गए, चलो नया एप्लीकेशन दो, ये बहुत मस्ती कर रहा है, इसकी नहीं सुनते अपन, समझे? ओके, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, ये मैं हूँ, मुझे 2 इयर्स के अंदर मेरा नेम ऐड हो चुका है, नेम एडेड विद इन 2 इयर्स, पास द टेस्ट, टेस्ट पास करना था, मैंने नहीं किया, टेस्ट मैंने पास नहीं किया, अब मेरा क्या हो चुका है, नेम, इसकी वजह से मेरा नेम रिमूव, अब मेरा नेम रिमूव हो गया, अब मैं खाली बैठूंगा या फिर रिन्यू करूंगा? चलो मैंने बोला मेरे पास बहुत कम टाइम है, मैं खाली बैठा हुआ हूँ, तो मैं नाम रिन्यूअल एप्लीकेशन दिए, रिन्यूअल एप्लीकेशन विथ ₹1000, नेम रिन्यू, सुनो मेरा नाम क्या हुआ, रिन्यू, एंड शोन इन सेपरेट कैटेगरी। भाई साहब तुम अलग जाति के हो, मतलब तुम अलग ही लेवल के इंसान हो, दूसरी कैटेगरी में, शोन इन सेपरेट कैटेगरी, सेपरेट कैटेगरी। अब सुनो यहां से आगे, विद इन 1 ईयर, अगले 1 साल में, पास द टेस्ट और नेम रिमूव्ड फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब भाई साहब एक बार गया तो अब फिर से आपको नई एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। आई थिंक अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पिछली बार मैं टाइमलाइंस बोल रहा था बट आपको थोड़ा सा अरे यार ये कहाँ पे हो रहा होगा, बट अभी आई थिंक आपको पूरा क्लियर होगा कि हाँ ये ऐसे टाइमलाइन जा रही है। ओके, आप भी ऐसे, ये पेज वाइट क्यों दिए रहते हैं कि आप अपने हिसाब से टाइमलाइंस ड्रॉ कर पाओ ताकि चीज़ें याद रहे। ओके, ये मैंने रूल से लिखा है ना, तो हो सकता है आपको ना समझे जल्दी से एकदम, बट समझेगा, डोंट वरी, आई एम हियर। ओके, अब भाई साहब क्या मुझे हर बार मतलब टेस्ट पास करने की, मतलब मैंने बहुत भयंकर लेवल का मतलब सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरे पास ये, और ये चिल्लर टेस्ट मुझे पास करनी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, सुनो, अगर आप नीचे दी गई कैटेगरी में फॉल करते हो ना, मत दो टेस्ट। तुम बहुत ही भाई साहब अलग लेवल के आदमी, मत करो। चलो कौन से भाई साहब, देखो अब ये याद नहीं करना है, ये समझ के लेना है, ये याद नहीं करना है, ये समझ के लेना है। अब सुनो, इफ एज ऑन द डेट ऑफ एडिशन ऑफ नेम पर्सन हैज सर्व फॉर 3 years एज, मतलब जिस दिन मेरा नाम ऐड हुआ है, जिस दिन, कौन सा भाई साहब, ये वाला दिन, इस दिन तक अगर मैंने 3 साल कंप्लीट किए हैं, एज जो नीचे दिया गया है उसमें अगर मैंने 3 साल कंप्लीट किए, तो ऐसा भाई तुम मत दो, तुम महान आदमी हो, हम ठीक है, तुम्हें टेस्ट पास करने की जरूरत है, हम मान चुके हैं तुम ग्रेट हो, मतलब ग्रेट एज इन इंडिपेंडेंट बनने के लायक हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और केएमपी, मैं 3 साल के लिए कहीं पे डायरेक्टर और केएमपी था, कहाँ पे, किसी लिस्टेड कंपनी में पहली बात, या फिर किसी पब्लिक कंपनी में जिसका पेड ऑफ शेयर कैपिटल 10 करोड़ है भाई साहब, ओहो, या फिर किसी बॉडी कॉर्पोरेट में जो कि लिस्टेड है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि लिस्टेड है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, और इन अ कंट्री मेंबर ऑफ FATF वेयर फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर इज अ मेंबर ऑफ IOSCO। ओके, सांस लो। अब सुनो, पहली बात, आप क्या हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, आप किसी एज डायरेक्टर KMP हो किसी बॉडी कॉर्पोरेट में 3 साल के लिए जो कि लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, BSE NSE इंडिया के, या फिर लिस्टेड हो किसी अदर कंट्री में, भाई साहब दूसरी कंट्री में भी स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, वो अमेरिका का नास्डैक वगैरह होते कि नहीं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ना, मानो ना यार, दूसरी कंट्रीज नहीं करती होगी क्या सारे चाले, हम भी करते, वो भी करते हैं। तो सुनो, या फिर इन अ कंट्री, किसी अदर कंट्री में जो कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर है वो FATF, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन समझो, उसकी मेंबर है। ओके, मतलब अच्छी कंट्री है ये, कंट्री मस्ती नहीं करती। और दूसरी कंडीशन, वेयर फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर इज अ मेंबर ऑफ ISCO। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर इंडिया का कौन है, RBI। याद रखो जब भी ये वर्ड आता है ना, इसे दिमाग लगाना, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है, RBI। जो हमारे कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी। ओके, सिक्योरिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट जो भी बोलो, सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर कौन है, सेबी।
ऐसे। तो फाइनेंशियल सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। तो आरबीआई क्या हमारा, आरबीआई नहीं, जो भी कंट्री के फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर होंगे उनका, उस कंट्री का जो भी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, जैसे कि हमारा आरबीआई जो भी उस कंट्री का है वो आईओएससीयू का मेंबर है, आईओएससीयू का मेंबर है। ओके, आईओएससीयू भी ऐसा ही एफएटीएफ जैसा ऑर्गेनाइजेशन उसका मेंबर है, होना चाहिए, अगर है तो चलता है। सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप फिर से एक बार थोड़ा सा सुनोगे, और जैसा मैंने हाईलाइट करके दिखाया, मैंने 2 हाईलाइट किए, एक पहला वाला अलग, नीचे वाला अलग, तो आप समझ ही जाओगे। अगर दूसरी चीज, आप बॉडी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हो, बॉडी कॉर्पोरेट में डायरेक्टर केएमपी हो 3 साल तक आउटसाइड इंडिया, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल $2 मिलियन, मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, मिलियन ऐसे लिख लो ताकि याद रहे। तो $2 मिलियन का, $2 मिलियन का कम से कम जिसका पेड अप शेयर कैपिटल हो, या फिर किसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन यानी गवर्नमेंट का जिसमें स्टेक होगा वैसे वाली। ओके, गॉट माय पॉइंट। सॉरी, गवर्नमेंट का स्टेक भी है, और दूसरी चीज़ से बोल सकते हैं कि एक्ट की वजह से बनी, जैसे एलआईसी वगैरह। ओके, अगला सुनो, सेकेंड वाला पॉइंट। अगर आपको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं समझा है, अगर नहीं समझा है तो कमेंट में लिख देना, मैं उसके लिए सेपरेट एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा या फिर शॉर्ट्स बना दूंगा, जहाँ पे मैं पूरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लगा तो बोल देना। ओके, अगला सेकेंड में देखो, आप 3 साल के लिए काम किए हो इन अ पे स्केल ऑफ डायरेक्टर, डी यानी डायरेक्टर, अगर किसी को याद नहीं रहा ना, ऐसे कहीं पे साइड में लिख देना, डी मतलब डायरेक्टर। ओके, डी यानी डायरेक्टर, और सच एज अ डायरेक्टर, या फिर ऐसा कोई तो भी किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, एंड आपका एक्सपीरियंस है, सुनो, आपका पे स्केल मतलब वो सैलरी जितना, मतलब वो लेवल वगैरह वॉट एवर द केस में भी, अगर डायरेक्टर वगैरह आपने किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में, कौन सी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट में काम किया है, और आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो पहली बात है एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। कहाँ पे? कॉमर्स, कम से कम 3 साल, कॉमर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री, पब्लिक एंटरप्राइज यहाँ पे, या फिर अफेयर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट इन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन यहाँ पे। ओके, सिंपल सी बात थी। अब देखते थर्ड पॉइंट और फाइनल पॉइंट, क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखो, इन अ पे स्केल ऑफ चीफ एटलीस्ट, मतलब वो जो मोर देन इक्वल्स टू दिख रहा है क्या, वो है कम से कम चीफ जनरल मैनेजर होने चाहिए आप किसी सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, पीएफआरडी का। सेबी मालूम है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, एंड हैविंग एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक लॉ, इसमें आने चाहिए अगर आप, वैसा एक्सपीरियंस आपको 3 साल का। अब मेरे दोस्त ध्यान देना, जब मैंने ब्लू में लिखा है तो ब्लू में जो तीनों 1 2 3 उनके पास 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अब मैं नीचे एक चीज और दिखाने जा रहा हूँ, जो ब्लैक में लिखा है, जो ब्लैक में लिखा है ये नीचे वाला, ये अलग पॉइंट है। ये भी क्या है, अगर इन बंदों को भी आपको देने की जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एग्जाम। कौन? प्रैक्टिसिंग सीए सीएस सीएमए एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग सीए सीएस सीएमए एडवोकेट जिसका 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है कम से कम। भाई साहब 10 साल आप कॉर्पोरेट में इधर काम कर, कॉर्पोरेट फील्ड ही है ना, पीसीएस वगैरह भी कर, सेक्रेटरी ऑडिट करोगे, ये करोगे। अरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मालूम नहीं तो क्या मालूम है, इनको तो मालूम ही ऑब्वियसली, तो ऐसा मान के चलेंगे। गॉट इट? अब बस एक बार जल्दी से एक बार देख लेते हैं। आईआईसीए डेटा बैंक मेंटेन करेगा, उसमें से कंपनी सेलेक्ट करेगी कि जिम्मेदारी कंपनी, क्योंकि डेटा बैंक में बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। अब जनरल मीटिंग में उसकी अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया जाएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जस्टिफिकेशन होना चाहिए, और अब रूल 6 में डायरेक्ट बढ़ते हैं। एप्लीकेशन मैंने दी, मेरा नाम ऐड हो गया, अब ऐड होने के 2 साल के अंदर टेस्ट पास करनी है, और फिर 1 साल, 5 साल या लाइफ टाइम तक का मेरा चलेगा, जितनी मैं फीस दूंगा। अगर मुझे अपना नाम रिन्यू कराना है, मेरा 1 साल या 5 साल के हिसाब से अगर मैं कर रहा हूँ तो फिर कैसा करना पड़ेगा मुझे? विद इन 30 डेज, जिस दिन मेरा टेन्योर खत्म होना उसके 30 दिनों के अंदर करना पड़ेगा, अदरवाइज भागो ऐसे। ओके, चलो मान लो मेरा नाम हट गया किसी भी कारण की वजह से, तो मुझे 1000 रुपये देने, उसके 1 साल के अंदर अंदर क्या करना है, मुझे टेस्ट पास करनी है, और मेरा नाम अलग से दिखाया जाएगा, नहीं कि टेस्ट पास, न्यू एप्लीकेशन दो। सर बोले न्यू एप्लीकेशन में प्रॉब्लम क्या? पैसा ज़्यादा लगेगा भाई साहब, 1000 में काम हो रहा है, वहाँ पे ज़्यादा लग सकता है। ओके, फिर आगे
वो टेस्ट पास करोगे 50% का मिनिमम आपको पासिंग स्कोर होगा। आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। ये सेक्शन अपने किस पे नहीं लगता है, सेक्शन किस पे नहीं लगता है, किस पे नहीं लगता है मेरे दोस्त, सेक्शन 8 कंपनी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के उधर आता है ना वो वाला पार्ट, इसलिए। ओके, फिर आपने 149(6) देखा ना, 150 अपने आप समझ जाएगा कि क्यों सेक्शन 8 में नहीं लगता है, तो वो वाला जरूर देखना, वो सीक्रेट है आपकी। ओके, फिर वो टेस्ट पास करनी है, अगर नहीं तो नेम रिमूव हो जाएगा। और अगर ये सारे कैटेगरी में फॉल करते हो, 3 साल का एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर फील्ड में, या फिर आप 10 साल का एक्सपीरियंस है एज अ CS CA में प्रैक्टिसिंग वाला, नहीं देने की टेस्ट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, नहीं तो चलो मैं बता ही देता हूँ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का फिर से एक बार, मैंने नोटिफिकेशन तो आई थिंक बताया होगा 149 के वीडियो में। तो 149(6) वगैरह जो भी प्रोविजन है रिलेटेड टू, ऑल प्रोविजन रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगते नहीं। मतलब सेक्शन 8 कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं। अरे अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है तो क्या 150 लगेगा? मैं शायद उस वीडियो में मैंने 150 के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया था, इसलिए बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा वीडियो में चेक किया, वहाँ पे नहीं था। ओके, तो 150 क्यों नहीं लगेगा? अरे उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना है, तो ये क्या प्रोसेस उन पे लगेगी? तो भाई साहब सेक्शन 8 कंपनी सेज वी डोंट वांट दिस। ओके, तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर पसंद आ गया। फुल डिटेल में अपन ने सेक्शन समझा है मेरे दोस्त। वी हैव अंडरस्टूड द सेक्शन इन डिटेल। आपको जो भी लिखना है वो उसके लिए स्पेस यहाँ पे बहुत सारी मुझे एम्पल लगी, तो मैं इसलिए थर्ड पेज ऐड नहीं करा। अगर आपको चाहिए तो आप ऑफकोर्स वहाँ पे मांग सकते हो, ज़्यादा वन साइडेड प्रिंट भी कर सकते हो। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर तक पूरा आपका सिलेबस बोल रहा हूँ मैं, अपना अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन डायरेक्टर वाला कंपनीज एक्ट का चैप्टर 149 से 172 के सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, सोनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपनीज एक्ट वाला और हमारा LODR वाला। तैयार है ना वीडियो के लिए? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मजे में रहो दोस्तों।